इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं भूगोल पाठ 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराऊंगा। साथियों, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सारे सवाल को मैंने एनसीईआरटी में से लाइन बाय लाइन रीड करके और साथ ही साथ जो भी आपके पीवाईक्यू यानी विगत वर्षों में पूछे गए सवाल थे, उन सभी सवालों को मैंने इसमें समाहित कर दिया है। तो आपको यहाँ पर जो है वो टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस चैप्टर का पूरा निचोड़ है मेरे भाई। आप सवाल को देखिए तब आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर का पूरा मैंने यहाँ पर निचोड़ डाल रखा है, तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक बस सवालों को देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधु भाई सखा के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और हमारी जो है स्ट्रेंथ बढ़ सके। ठीक है, ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है। पढ़ाना मेरा काम है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना ये आपका काम है। ठीक है, देखिए पहले सवाल की ओर हम लोग रुक करते हैं। पेन यहाँ पे हरा ले लिया जाए। पहले सवाल की ओर रुक करते हैं। पहला सवाल है मेरे भाई कि जॉर्ज बी क्रेसी के इस कथन, क्या कथन है उनका, कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग हैं का मुख्य निहितार्थ, यानी कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, कहने का क्या मतलब है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, मुख्य आखिरकार क्या देखकर ऐसा उन्होंने कहा होगा, ये बात यहाँ पे कहता है सवाल। देखिए मैं फिर बता दूं कि इस चैप्टर को बखूबी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। आप इस वीडियो को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी बाय सॉफ्ट स्टडी आर्ट्स या आकाश सर, आपको यहाँ पर वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उसमें से आसानी से सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। जॉर्ज बी क्रेसी के इस कथन, जो एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग हैं का मुख्य निहितार्थ क्या है इसका, तो ऑप्शन ए है कि एशिया में भूमि की अत्यधिक कमी। एशिया में भूमि की कमी है जी। एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महादेश, तो भूमि की तो कमी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए भी गलत। ऑप्शन बी देखिए, एशिया का जनसंख्या वितरण अत्यंत असमान और विषम है। हाँ, इस बात को मैं मान सकता हूं कि एशिया का जनसंख्या है, वो जनसंख्या वितरण है, वो अत्यंत असमान और विषम है। क्योंकि पहले तो आप समझिए, पहले पूरे विश्व से समझिए। विश्व में आपने क्या पढ़ा है कि 90% लोग जो है वो मात्र 10% स्थल में निवास करते हैं। लेकिन उसमें भी जो 90% में से जो 60% लोग हैं एशिया के, अगर मैं बात करूं तो एशिया के अगर टोटल जनसंख्या मान लीजिए 100% एशिया में, तो एशिया के 100%, एशिया के 100% जनसंख्या में से 60% जनसंख्या मात्र 6 देशों में निवास करती, 6 देशों में। तो एशिया का जनसंख्या वितरण अत्यंत असमान और विषम है, तो इसीलिए ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब हो जाएगा। सी को देखिए, एशिया के लोग केवल मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, कहीं से उचित नहीं है। और एशिया में जन्म दर बहुत अस्थिर है, ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एशिया का जनसंख्या वितरण अत्यंत असमान और विषम। मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जनसंख्या का जो वितरण है वो भौगोलिक स्थिति पे बहुत ज्यादा फैक्टर इसका अफेक्ट करता है, जलवायु पे, ठीक है, इन सब चीजों पे, आपके औद्योगिकरण पे, यानी कि आर्थिक कारक भी इसके बहुत होते हैं, सांस्कृतिक कारक भी होते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के। दूसरा सवाल है कि मान लीजिए एक देश एक्स है, उसका क्षेत्रफल यहाँ पर 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी कुल जनसंख्या 15 करोड़ है। इस देश की जनसंख्या घनत्व क्या होगी, बनाइए तो जल्दी से। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा पीडी का, कि टोटल क्षेत्रफल यानी पॉपुलेशन बटा में एरिया होता है, पढ़ाया गया है, पॉपुलेशन बटा में एरिया होता है। भाई मेरे पॉपुलेशन कितना है, 15 करोड़। 15 करोड़ को जब आप लिखिएगा वर्ड में, इस अंक में, तो कैसे लिखाएगा, यहाँ पर 3 शून्य और हो जाएगा, है ना, ये आपका 15 करोड़ हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़, और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 3 शून्य से 3 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, बच गया कितना, 5 15, 3 पर 2 शून्य, यानी कि यहाँ पर बच गया 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए ऑप्शन संख्या कौन है, तो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आपने जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला पढ़ा है, ये मैंने सवाल इसलिए करा दिया कि एग्जामिनेशन में हो सकता है इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे, तो फॉर्मूला बेस्ड भी अगर एग्जामिनेशन में सवाल आए तो आप उनको आसानी से क्या कर सके, बना सके, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगला देखिएगा, कहता है तीसरा नंबर कि जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र, जो जापान का कोबे
ओसाका क्षेत्र है वो कहता है कि पर्वतीय और उबड़ खाबड़ भू आकृति होने के बावजूद, पहले तो यहाँ समझ लीजिए कि जापान का कोबे ओसाका कैसा है, पर्वतीय है, उबड़ खाबड़ है, और इसके बावजूद भी अत्यधिक सघन बसा हुआ है। सघन मतलब डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि जनसंख्या वहां पे ज्यादा है। तो क्या कारण हो गए भाई, तो आपने जनसंख्या वितरण के कारक पर है कि भौगोलिक कारक, तो भौगोलिक तो यहाँ पे ऐसी खराब हो गया क्योंकि उबड़ खाबड़ है, कहानी गोल है। दूसरा आपने पढ़ा आर्थिक कारक, तो कहता है कि इसका सबसे मुख्य प्रमुख कारण क्या है, तो भौगोलिक कारक तो होगा नहीं, पहले क्वेश्चन में ही इसको डिनाई कर दिया गया है कि वहां का जो भौगोलिक है उबड़ खाबड़ है, भू आकृति जो है उबड़ खाबड़ है, तो ये तो कहानी खत्म। तो पहला यहाँ की सुखद और सुहावनी भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय तो है नहीं तो इसलिए खत्म। तीव्र और औद्योगिकरण, तकनीकी विकास और रोजगार के अवसरों की प्रचुरता, बिल्कुल, क्योंकि आपने पढ़ा जब जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र जो है वो बहुत ही क्या है, औद्योगिकरण से लैस है, औद्योगिकरण से लैस है मेरे भाई। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि तीव्र औद्योगिकरण, तकनीकी विकास और रोजगार के अवसरों की प्रचुरता के कारण क्या है, तो ये ज्यादा सघन बसा हुआ है। ठीक है, ये ज्यादा क्या है, तो सघन बसा हुआ है। क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। सी देखिए, उन्नत एवं सघन जीवन निर्वाह कृषि प्रणाली, कृषि कहाँ से, उबड़ खाबड़ जमीन है। धार्मिक और सांस्कृतिक, ये इसमें कोई धार्मिक ये इसमें है ही नहीं वहां पे। चौथा देखिएगा सवाल, अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी बहुत प्रसिद्ध है, कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी बहुत प्रसिद्ध है और कॉपर बेल्ट के नाम से जाता है। सघन बसे होने के पीछे कौन सा कारक काम करता है, चूंकि कॉपर बेल्ट है तो औद्योगिकरण ही काम करेगा। तो है उपजाऊ जलोढ़ मैदानों की उपस्थिति, नहीं भाई। धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना, ये भी नहीं हो जाएगा। बहुमूल्य खनिजों की उपस्थिति और उसके खनन से उत्पन्न रोजगार, बिल्कुल। अत्यधिक ठंडी और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, नहीं। तो आप देख रहे हैं ना, याद करने वाला नहीं है सब सवाल, ये सब सवाल बस माइंड में एक कंसेप्ट रखने वाला है कि भाई कैसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसा सवाल का उत्तर हमें देना है, कैसे सवाल का उत्तर, कैसे क्वेश्चन पूछे रहेंगे, कैसे ऑप्शन रहेंगे, ये डिपेंड करता है। अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं मेरे दोस्त। क्लियर, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में, लेकिन वृद्धि दर अफ्रीका का सबसे ज्यादा है। वृद्धि दर अफ्रीका का सबसे ज्यादा है, 2.4% से 2.6% तक इसका वृद्धि दर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे वृद्धि हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गरीबी है, यहाँ का जो जलवायु है गर्म जलवायु है, गर्म जलवायु में स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी ज्यादा होता है, साथ ही साथ गरीबी के कारण जनसंख्या में वृद्धि होता ही होता है। बहुत सारे अफ्रीका के देश जो है वो पहली अवस्था में भी जी रहे हैं, तो इसलिए यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट पीवीआई है, एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा भी गया है ऑलरेडी और पूछे भी जा सकते हैं। छठा नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन है। भाई पहले हम लोग चाइना के बारे में पढ़ते थे, लेकिन नया डाटा के अनुसार अब भारत हो चुका है। ऑप्शंस में से मैंने चाइना को खुद हटा दिया है, ताकि चाइना रहता है तो बच्चे जो है, चीन रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भारत ही डाल दिया है। तो भारत है जो विश्व में पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपका कौन है, तो चीन है, दूसरे नंबर पे चीन है। तीसरे नंबर पे आपका ब्राजील है। चौथे नंबर पे आपका अमेरिका है। पांचवें नंबर पे आपका इंडोनेशिया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व वाला महादेश कौन है। सबसे ज्यादा घनत्व, जन घनत्व वाला, तो सबसे ज्यादा जन घनत्व एशिया ही है। एशिया का जन घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। ठीक है, अगला देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि का कारण हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि किन किन कारणों से ज्यादा हो सकती है। परिवार नियोजन, तो परिवार नियोजन सर पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, गलत। गरीबी, बिल्कुल, गरीबी के कारण जनसंख्या जो है वृद्धि होती है, जनसंख्या का ग्रोथ जो है वो ज्यादा होता है जनसंख्या का, क्योंकि गरीबी में रहेगा तो अशिक्षा रहेगा, शिक्षा का अभाव रहेगा, लोग जागरूक नहीं रहेंगे, जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए गरीबी एक मुख्य अदा करता है, मुख्य भूमिका अदा करता है। फिर मैं बता दूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने चैप्टर को बखूबी बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है मेरे भाई, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि बच्चे का बहुत ज्यादा डिमांड होता है ऑब्जेक्टिव का ही। देखिए, मैं जब सब्जेक्टिव पढ़ाता हूं उसी टाइम में सारा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, लेकिन आप लोगों का डिमांड रहता है, चूंकि एग्जामिनेशन में भी इसके वेटेज ज्यादा है, इसलिए अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। शिक्षा रहेगा तो जनसंख्या वृद्धि कंट्रोल होगा ना, तो ये भी गलत है। रोजगार रहेगा तो कंट्रोल होगा, ये भी गलत है। चलिए 9वां नंबर सवाल देखिएगा कि यदि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अंतराल में प्राकृतिक वृद्धि दर, प्राकृतिक वृद्धि का संबंध किससे है, तो सर सीबीआर
और ये आपका डी सीबीआर और सीडीआर से, तो कहता है तो इसका अनिवार्य रूप से क्या होगा, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है वास्तविक। तो वास्तविक में अप्रवास उत्प्रवास संबंधित है, वास्तविक में मेन होता है प्रवास से संबंधित आता है। और जब आपसे प्राकृतिक पूछेगा तो ये जन्म दर और मृत्यु दर पे, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर पे डिपेंड करता है। तो वहां कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और नहीं कोई मरा, ये भी गलत। वहां कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और नहीं कोई मरा, ये हो सकता है, नहीं, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मरा भी, लेकिन क्या होगा कि बच्चे जितना पैदा हुआ उतना मरा। तो ऑप्शन ही ये साफा का साफा गलत है, ठीक है। जितना पैदा हुआ उतना ही मर गया, तब हम लोग कहेंगे कि प्राकृतिक वृद्धि शून्य है। ये नहीं कह सकते कि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ न मरा ही। जब पैदा नहीं हुआ मरा नहीं तो ये वास्तविक वृद्धि दर नहीं हुआ। जन्म लिया, जितना जन्म लिया उतना मर गया, तब कह सकते हैं कि शून्य है। तो कहता है उस क्षेत्र में आप्रवास, आप्रवास उत्प्रवास का संबंध नहीं है। वास्तविक वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि से आप्रवास उत्प्रवास का नहीं संबंध है, वास्तविक वृद्धि से संबंध है, ठीक है। तो ये गया। उस अवधि में अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल, देखिए यही बात है। मतलब जो जन्म दर और मृत्यु दर है दोनों क्या हो, बराबर हो ना। इस ऑप्शन नंबर ए देखिए ना, कह रहा है कि ना तो जन्मे लिया नहीं मरवे किया, तो ये गलत बात है। तो ये हो गया। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई हो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी ही आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल देखिए अब आ गया, वास्तविक वृद्धि वाला आ गया, एक्चुअल ग्रोथ वाला आ गया। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि एक्चुअल ग्रोथ का निर्धारण करने वाला सही समीकरण कौन सा है? तो इसमें अप्रवास उत्प्रवास, तो देखिए जन्म मृत्यु गलत, जन्म मृत्यु प्रवास, देखिए केवल अप्रवास, ये भी गलत। जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, यानी जन्म में से जितना मृत्यु हो गया, जन्म लिया और मृत्यु वाले को माइनस कर दिए, तो इसमें से एक मतलब डाटा निकल जाएगा। और एक हो गया आप्रवास और उत्प्रवास, आकर बसा कितना चला गया, तो उसका डाटा निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे वास्तविक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में केवल ये हो जाएगा, प्राकृतिक वृद्धि में जन्म माइनस मृत्यु हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक वृद्धि बोले तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ठीक है। समझाए हुए हैं, क्लियर कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या क्या कहलाती है? तो सर जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अभी मैंने इसको फॉर्मूला भी पढ़ाया, एक 15 करोड़ वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन था, किसी देश को एग्जांपल लेकर मैंने बताया था। तो ये जनसंख्या घनत्व का उदाहरण हो गया, डेफिनेशन हो गया। 12 नंबर सवाल है, सवाल पढ़िएगा आप लोग भी, कि यदि किसी क्षेत्र में केवल कृषि योग्य भूमि और वहां की कुल जनसंख्या का अनुपात निकाला जाए तो उसे कौन सा घनत्व कहा जाएगा? देखिए यहाँ पर एक सवाल पीछे क्या था, पीछे था, देखिए पीछे था सवाल कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, यानी कि लोगों की संख्या बटा में क्षेत्रफल, तो इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। लोगों की संख्या बटा में क्षेत्रफल हो जाएगा भूमि, तो इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। लेकिन मेरे भाई जब सवाल पूछे कि किसी क्षेत्र में केवल कृषि योग्य भूमि और वहां की कुल जनसंख्या का अनुपात, कृषि योग्य भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात जो होता है कायिक घनत्व कहलाता है, यानी साइकोलॉजिकल डेंसिटी कहलाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कृषि घनत्व की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखा जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कृषि घनत्व यानी कायिक घनत्व गणना करते समय कृषि और जनसंख्या में, तो कहता है कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल, गलत। कुल कृषक जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि, कुल नगरीय जनसंख्या और कुल कारखाने, कुल वृद्ध जनसंख्या और कुल आय, तो कुल कृषक जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि, है ना। अभी मैंने पढ़ा, पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने पढ़ा था। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ओशिनिया। ओशिनिया जो है वो निम्न जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ध्यान में रखिएगा। ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सब को मिला के ओशिनिया वाला क्षेत्र होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, प्रवास किस प्रकार का हो सकता है? अस्थाई बिल्कुल होता है, अस्थाई भी होता है, मौसमी भी होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रवास अस्थाई भी होता है, अस्थाई भी होता है आपका, और मौसमी भी प्रवास होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? प्रवास कारक है, आवास नहीं कारक है, जन्म कारक है, मृत्यु कारक है। तो प्रवास जन्म मृत्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जनसंख्या के परिवर्तन का, लेकिन आवास नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे सही जवाब। बेहतर रहन सहन, शिक्षा और स्वास्थ्य उदाहरण है। बेहतर रहन सहन, अच्छा रहन सहन, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये उदाहरण हो जाएगा आपका मेरे भाई अपकर्ष कारक का, यानी कि अपकर्ष कारक का, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो प्रतिकर्ष और उपकर्ष कारक प्रवास में आता है, तो ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष का कारण नहीं है? जलाभाव, जलाभाव यानी प्रतिकर्ष मतलब जो आपको दूर भगाए,
जलवायु, जहाँ पानी की कमी रहेगी वहां से दूर भागिएगा, हाँ तो ये तो है। बेरोजगारी भागिएगा, हाँ ये तो है। शैक्षणिक सुविधाएं जहाँ रहेगी, जहाँ रहिएगा, हाँ बिल्कुल रहिएगा, तो ये नहीं है। महामारियां, बिल्कुल भागिएगा, यानी कि ऑप्शन सी ही आपका जो है वो सही जवाब है। ये जो है आपका ये अपकर्ष कारक है। ये क्या है? अपकर्ष कारक है, यानी कि ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है मेरे भाई, ये अपकर्ष कारक है। अगला सवाल है, जब किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाती है? मोस्ट वीवीआई सवाल रखिएगा इसको, मोस्ट वीवीआई सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए। कहता है कि जब किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु की ओर परिवर्तित होती है तो क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन, ना बच्चे ना। असमान वितरण, ना बच्चे ना। जनांकीय चक्र, हाँ इसको कहते हैं जनांकीय चक्र। जब जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो तो इसको कहते हैं जनांकीय चक्र कहते हैं। अगला सवाल है 20 के बाद 21 ही आएगा ना। आप्रवास से क्या आशय है? आप्रवास, आ मतलब आकर बस जाना, आकर बस जाना। तो प्रवासी जो एक नए स्थान से बाहर चले जाते हैं, नहीं। प्रवासी जो किसी स्थान नए स्थान पर जाते हैं, मतलब कोई स्थान पर चला गया या आकर बस गया, बताते क्या है? आकर बस गया या चला गया, मतलब आकर बस गया या नए स्थान पर आ गया, नए स्थान पर चला गया। ये कहता है कि नए स्थान से बाहर चले जाते हैं, ये बाहर भेज रहा है। आई है कि चला आया, चला आया, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप्रवास मतलब आकर बसना। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म में कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर नियंत्रण लाना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नियंत्रण लाना। अगला सवाल है, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? बाहर चल रहा है ना तो उत्प्रवास हो गया, बाहर चल रहा है तो उत्प्रवास। देखिए आप्रवास मतलब आकर बस गया, उत्प्रवास मतलब यहाँ से चला गया, उपप्रवास मतलब यहाँ से चला गया। जैसे आप दिल्ली से, पटना से दिल्ली कमाने जा रहे हैं तो पटना आप दिल्ली के लिए क्या हो गए? दिल्ली के लिए हो गए आप आप्रवासी, मतलब आकर बसे हैं वहाँ, और पटना से आप दिल्ली गए तो पटना के लिए आप उत्प्रवासी हो गए, मतलब यहाँ से बाहर चले गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ध्यान में रखिएगा। किसी देश में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यानी निगेटिव ग्रोथ की स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? निगेटिव ग्रोथ यानी जनसंख्या निगेटिव हो रहा है, कम में जा रहा है, यानी कि जन्म कम हो रहा है, मृत्यु ज्यादा हो रहा है, ये भी हो सकता है एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि लोग माइग्रेट ज्यादा कर जा रहे हैं, जितने लोग आ नहीं रहे हैं उससे ज्यादा लोग यहाँ से चले जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। ऑप्शंस को पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। कहता है जब जन्म दर मृत्यु दर से थोड़ी सी अधिक हो, जन्म दर अधिक हो तो नहीं, जन्म दर अधिक हो तो ऋणात्मक होगा नहीं। बी कहता है कि जब दो समय अंतरालों के बीच मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए या बड़े पैमाने पर लोग बाहर उत्प्रवास कर जाएं। सी है जब देश में अचानक बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हो जाए, नहीं होगा। जब विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ा दी जाए, नहीं होगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो रहा है, मृत्यु दर ज्यादा तो ऋणात्मक, या उत्प्रवास ज्यादा तो ऋणात्मक, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। 25 है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है? गमन यानी कि जहां से लोग चलना शुरू करते हैं, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन यानी कि उद्गम स्थल, जहां से लोग शुरू करते हैं उद्गम स्थल कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है? जल की उपलब्धता प्रभावित करता है, भू आकृति प्रभावित करता है, जलवायु प्रभावित करता है, मनोरंजन के साधन प्रभावित नहीं करते हैं। सो आवर राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है 27 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 121 करोड़, 121 करोड़, 121.2 करोड़। ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा सवाल, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति समाज को किस ओर ले जाती है? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल विकास और वैज्ञानिक प्रगति जो है समाज को किस ओर ले जाती है? अशिक्षा और उच्च मृत्यु दर? नहीं भाई, प्रौद्योगिकी होगा तो शिक्षा होगा नहीं। ग्रामीण और खेतिहर अवस्था से नगरीय और औद्योगिक अवस्था की ओर? बिल्कुल, जो प्रौद्योगिकी आती है ग्रामीण और खेतिहर अवस्था को औद्योगिक और शहरी अवस्था की ओर ले जाती है। केवल वनों के विनाश की ओर नहीं, आदिम जीवन शैली की ओर नहीं। ऑप्शन बी आपको हो जाए। तो ये सब सवाल याद करने वाला नहीं है, बस कंसेप्ट आपके अंदर है, बस सवाल धराधर बनते जा रहे हैं। अभी सब याद करने वाला सवाल है, समझने वाला सवाल है। तो एग्जाम में सवाल अब ऐसे ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जनांकीय संक्रमण की अंतिम तीसरी अवस्था क्या दर्शाती है? तीसरी अवस्था में आपने सुना है तकनीक विकसित हो जाता है, ये सारा चीज हो जाता है। उच्च प्रजननशीलता, सर ये पहली अवस्था है, गलत हो गया। भोजन की अनिश्चितता पहली अवस्था है सर। जनसंख्या के अशिक्षित होना पहली अवस्था है सर। यानी तीनों जो है फर्स्ट स्टेज है, तीनों जो है फर्स्ट स्टेज है। तो भाई मेरे थर्ड स्टेज ऑप्शन डी हो जाएगा, नगरीय जनसंख्या का उच्च व तकनीकी ज्ञान। क्लियर ना। अगला देखिएगा, जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है? जन्म दर
मृत्यु दर से अधिक होती है, यानी कि दूसरी अवस्था में जो है मृत्यु दर कम जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य पर सुधार हो जाता है, स्वास्थ्य पे सुधार हो जाता है। ठीक है, इसीलिए दूसरी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है? द्वितीय अवस्था में। तीसरा है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत ऊंच होते हैं, सत्य बात है। जनसंख्या वृद्धि की गति अत्यंत धीमी स्थिर होती है, यह भी सत्य बात है। समाज मुख्य रूप से नगरीय, औद्योगिक और अत्यधिक साक्षर होता है, गलत बात है। लोग अधिकांशतः प्राथमिक क्रियाओं कृषि में लगे होते हैं और जीवन प्रत्याशा कम होती है, ये भी सही बात है। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, जीवन प्रत्याशा कम होती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होते हैं, और जनसंख्या वृद्धि की गति भी अत्यधिक क्या होती है? तो धीमी होती है। तो इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन जो सी आपका है वो गलत है। यह आपका नगरीय और औद्योगिक अत्यधिक साक्षर होना है तीसरा स्टेज है, थर्ड स्टेज है, तीसरी अवस्था है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन सी। असत्य पूछा था ना, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था क्यों कहा जाता है? अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य पे क्या हो गया था? सुधार हो गया था, तो मृत्यु दर कम गया था। क्योंकि इस अवस्था में जन्म दर अचानक अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है और मृत्यु दर भी बढ़ती है, गलत बात। क्योंकि प्रजननशीलता जन्म दर उच्च बनी रहती है, परंतु स्वास्थ्य अवस्था में सुधार के कारण मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लोग युद्ध करना बंद कर देते हैं, गलत बात है। क्योंकि इस अवस्था में बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, यह भी गलत बात है। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब। जनांकीय संक्रमण की जो अंतिम अवस्था में नगरीकरण और साक्षरता का स्तर कैसा होता है? अंतिम अवस्था में उच्च होता है, आपने पढ़ा ही। तो अत्यधिक क्या होता है? उच्च होता है तीसरी स्टेज में। प्रवास हो सकता है, नगर से गांव, गांव से नगर, गांव से सब जगह प्रवास होता है, जहां से मन जहां से। लड़कियां जो है शादी के बाद गांव से गांव प्रवास करती है, सबसे अच्छा उदाहरण है गांव से गांव प्रवास का। गांव से गांव में शादी होता है ना, लड़कियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। बच्चों को केवल गांव से गांव वाला में कंफ्यूजन होता है, सर गांव से गांव में कौन प्रवास करता है? तो भाई मेरे शादी विवाह होता है ना, तो बहुत सारी लड़कियां गांव से गांव में ही प्रवास करती है। ठीक है, महिलाओं का सबसे बड़ा जो प्रवास का कारण शादी है। विकासशील देशों में ग्रामीण से नगरीय प्रवास का सबसे मुख्य आर्थिक प्रेरक कारक कौन सा है? ग्रामीण से नगरीय, यानी गांव से नगर में जा रहे हैं। किस लिए भाई? गांव से मनोरंजन के साधन के लिए नहीं। शहरों में कृषि भूमि का मिलना नहीं। गांवों में रोजगार के अवसरों की कमी और शहरों में बेहतर आर्थिक अवसर, यस। शहरों का खराब वायु गुणवत्ता, नहीं। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, गांव में रोजगार के अवसर की कमी, शहर में ज्यादा बेहतर अवसर मिलना। 36 है एआईडीएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग एड्स भी कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा सवाल, जन्म दर। जन्म दर का मतलब क्या हो जाता है? तो जन्म दर का मतलब होता है 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर। 1000 व्यक्तियों के पीछे आगे नहीं होगा, मृतक होगा नहीं, मृतक होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन सी ही सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा मृत्यु दर। तो पहला बात की जो जीवित है हटा दीजिए, जीवित जीवित वाला ऑप्शन है हटा दीजिए, दो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया। और पीछे है तो यह घट ही गया, तो क्या होगा? सॉरी, आगे है तो हट ही गया, पीछे वाला नहीं हटेगा। आगे है तो हट ही गया, तो पीछे वाला ही हो जाएगा सही जवाब। 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं का दर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया का लिंगानुपात विश्व में सबसे क्या है? ज्यादा है। अगला देखिएगा, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि कम जनसंख्या। विरल का मतलब होता है कम, और सघन का मतलब हो गया ज्यादा। सघन का मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो कहता है विरल, तो ध्रुवीय प्रदेश आपका हो जाएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया और अटकामा। ये सब तो आपका क्या है? ये नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए नहीं है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, कर लीजिएगा, तब जाके इसमें हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ये सघन बसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी? 1999 में। कब हुआ था? 6 अरब 1999 में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु। तो सबसे ज्यादा आप जलवायु है, जलवायु सबसे बड़ा मुख्य अदा करता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? नोएस्टीन के द्वारा दिया गया था। अगला है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदानों में, समतल पठारों में, नदी घाटियों के उच्च भागों में सबसे ज्यादा। नदी घाटियों के उच्च भागों में सबसे ज्यादा, और यहाँ पर समतल भी है, लेकिन कहता है दक्षिण पूर्वी एशिया में नदी घाटी वाला हो जाएगा। किसी देश में उच्च साक्षरता दर मुख्य रूप से किस बात का संकेत होता है?
तो उच्च साक्षरता दर मतलब क्या होता है कि वहाँ बहुत अधिक कारखाने हैं, नहीं, गलत बात है। वहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है, नहीं। वहाँ का सामाजिक आर्थिक विकास उच्च स्तर और महिलाओं की स्थिति बेहतर है, बिल्कुल सही जवाब। केवल कृषि कार्य होता है, नहीं। तो ऑप्शन सी। ये सब सवाल जो है थिंकिंग एबिलिटीज वाला है, सोचिएगा आंसर मिल जाएगा। विकासशील देशों में नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाले प्रवास को नियंत्रित करने का सबसे व्यवहारिक उपाय क्या हो सकता है? विकासशील देशों में नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाले प्रवास को कैसे रोका जा सकता है, ये बात कहता है। जो नगरीय क्षेत्र में प्रवास न हो तो गांव में बेहतर अवसर करना होगा। तो सिंपल बात है, शहरों में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना, ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ही बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बिल्कुल। शहरों के सभी उद्योगों को बंद कर देना, गलत। केवल कृषि की ऋणों को बढ़ाना, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। जनसांख्यिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में जीवन प्रत्याशा के उच्च होने का मुख्य कारण क्या है? जीवन प्रत्याशा। तो कहता है जनसांख्यिकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में जीवन प्रत्याशा के उच्च होने का मुख्य कारण क्या है? तो कहता है कि इसमें लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, तकनीकी बढ़ जाता है, तो लोग केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, गलत। उन्नत चिकित्सा तकनीक, महामारियों पर पूर्ण विजय और बेहतर पोषण स्तर, ठीक है। लोग कई सारी काम नहीं करते, वहां प्रदूषण, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी देश की मृत्यु दर को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है? मृत्यु दर को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है, कौन सा कारक? चिकित्सा और टीकाकरण की उपलब्धता, महामारियों का प्रकोप, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता का स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी देश की मृत्यु दर को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है? चिकित्सा और टीकाकरण की उपलब्धता प्रभावित करेगा, यानी कम करेगा। महामारियों का प्रकोप, ये ज्यादा मृत्यु दर करेगा। शुद्ध पेयजल और स्वच्छता का स्तर, मनोरंजन का आधुनिक साधन जैसे सिनेमा, ये कोई मैटर नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांतों के अनुसार जब कोई समाज साक्षर और नगरीय बन जाता है तो उसकी प्रजननशीलता प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? तो जब कोई समाज साक्षर और नगरीय बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रजननशीलता पर कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल। तो पूरी तरह नियंत्रित, यह भी गलत। वह जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित कर ली जाती है, बिल्कुल सही है, हाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी देश के लिंगानुपात को पुरुषों के पक्ष में अत्यधिक विषम यानी महिलाओं की संख्या बहुत कम करने के लिए जिम्मेदार है? महिलाओं की संख्या कम करने के लिए, समाज में महिलाओं को उच्च शैक्षणिक और आर्थिक अधिकार मिलना, रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चयनात्मक पुरुष प्रवास होना, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और महिलाओं के प्रति समान सामाजिक भेदभाव का चरम पर होना, या बी और सी दोनों? बताइएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक किसी देश के लिंगानुपात को पुरुषों के पक्ष में अत्यधिक विषम यानी महिलाओं की संख्या बहुत कम करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है? महिलाओं की संख्या कम, तो कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव का चरम पर होना, यह तो सी हो गया। रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चयनात्मक पुरुष प्रवास होना, यह भी हो गया। यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे सवालों को अगर आप देखेंगे तो ध्यानपूर्वक, तो सभी सवाल जो है कंसेप्चुअल है, कुछ सवाल याद करने वाले हैं तो सवालों को याद भी कर सकते हैं आप, बाकी जो सवाल कंसेप्ट से बनेंगे उनको कंसेप्ट से बनाने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे मेरे भाई, मैंने सारे सवालों को आपके समक्ष करा दिया। तो अगर अब आपका किसी तरह से कोई सवाल बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ सर कोई सवाल है जो कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, देखिए मैंने सारे सवाल करा दिए हैं आपको, तो अब बताइएगा कि कोई ऐसा सवाल जो कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में लिखिए सभी लोग। कोई सवाल नहीं है, सब सवाल समझ में आ गया है तो ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र बंधु भाई के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए एकमात्र साधन आपका सॉफ्ट स्टडी आर्ट से जुड़े रहें और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहें। मिलते हैं मेरे भाई अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।